Welcome back to my YouTube channel. Yes, I can teach. We have started the chapter number 1. The name of chapter number 1 is State of Matter and Phase Changes. Let's start the question number 3. Question number 3 is about constructed response questions. The question number 1 of this question is that how does a supercritical state look like? Supercritical state किस तरह से दिखती है या हमें किस तरह किसके जैसी नजर आती है? A supercritical state is a phase of matter where a substance behaves both like a liquid and a gas. Supercritical state जो है वो मैटर की वो फेज है जिसमें सब्सटेंसेस हमें लिक्विड्स की तरह भी नजर आते हैं और गैस की तरह भी नजर आते हैं. Because supercritical states have the properties of liquid and as well as of gases. It has high density like a liquid but can flow like a gas. जो supercritical state है ये वो state of matter है, वो phase of matter है जिसकी density इतनी high होती है कि जैसे किसी एक liquid की होती है, ठीक है, और ये flow इस तरह से करते हैं जिस तरह एक गैस फ्लो करती है. अब इन दोनों पॉइंट्स में उन्होंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जो सुपर क्रिटिकल स्टेट होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ लिक्विड जैसी होती हैं और कुछ गैस जैसी होती हैं. द क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब. फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर किस तरह से जो प्लाज्मा है उसको क्रिएट किया जाता है. प्लाज्मा इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज क्रिएटेड बाय आयोनाइजिंग अ गैस सच एज आर्गन और नियॉन यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट. इन फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर प्लाज्मा को हम एक गैस के को आयोनाइज करके बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास अब वो गैसेज जो आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, वो गैस आप कोई भी नोबल गैस आप यूज़ कर सकते हैं. यू मे यूज़ ऑर्गन और यू मे यूज़ नियॉन यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट. एक इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में आप एक गैस को आयोनाइज करवा के प्लाज्मा को क्रिएट कर सकते हैं. अब वो कौन सी गैस आप यूज़ कर सकते हैं. यू मे यूज़ एनी नोबल गैस लाइक ऑर्गन और नियॉन. इज दैट क्लियर? The next question is that most of the molecules we study in biochemistry are organic in nature. Where does the difference exist in organic and biochemistry branches of chemistry? In this question, they are discussing about two major branches of chemistry. The first one is organic and the second one is biochemistry. और वो कह रहे हैं कि अगर बायोकेमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं वो सारे कंपाउंड्स जो उसको हम स्टडी करते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनको हम स्टडी करते हैं, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर. अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि ऑर्गेनिक है उनको बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर लेते हैं तो फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें और बायोकेमिस्ट्री जो है इन दोनों ब्रांचेस में क्या फ़र्क है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल से डिस्क्राइब किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा एलिमेंट है? कार्बन. तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को और उनके रिएक्शंस को क्या करती है? स्टडी करती है. और जो बायोकेमिस्ट्री है, while biochemistry deal with organic molecules and processes occurring within living organisms such as proteins, enzymes and DNA. अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे. लाइक यू कैन से दैट प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, एंजाइम्स और डीएनए. तो आपको फर्क पता चल गया होगा कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करती है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो इतने ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं. देयर आर मिलियन नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब वो मिलियन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते. देयर आर some organic compounds that are present in living body like proteins, lipids, carbohydrates, enzymes and DNA. तो जो बायोकेमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करती है जो लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं. ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरऑल सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को
स्टडी करती है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट गिव द रीजंस ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। जो डायमंड है उसकी जो ब्रिलियंसी है उसकी आप रीज़न बताएं कि जो डायमंड है वो क्यों इतना ब्रिलियंट नज़र आता है, क्यों इतना शाइनी नज़र आता है। कैन यू इम्प्रूव इट। अब आप इसकी जो ब्रिलियंसी है, ब्रिलियंस जो है, या आप इसकी जो शाइनी है सरफेस है, उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड द वे इट डिस्पर्सेस लाइट। अब आपको पता है कि डायमंड जो है दैट इज रिलेटेड टू अ कार्बन। अब जो डायमंड है उसकी जो ब्रिलियंस है उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो डायमंड है वो हमें ब्रिलियंस नज़र आता है, शाइनी नज़र आता है। एंड द वे इट डिस्पर्सेस लाइट। अब एक हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस होता है। अब जो डायमंड की सरफेस होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, हाई होता है, और उसकी जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है उसके ऊपर भी जो उसका ब्रिलियंस है वो डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था हाउ कैन यू इम्प्रूव इट। आप इसकी जो शाइनिंग है या जो उसकी ब्रिलियंस है उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रिसाइज कटिंग टेक्निक्स। आप डिफरेंट कटिंग टेक्निक्स के ज़रिए उसकी जो ब्रिलियंस है उसको इन्हांस कर सकते हैं। आप ये डिफरेंट कटिंग टेक्निक से होगा क्या, इससे ये होगा कि जो हमारे पास डायमंड का मैक्सिमम एरिया है उस मैक्सिमम एरिया पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी या डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एनहांस करेगी और उसकी डिस्पर्शन ऑफ लाइट को एनहांस करेगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट है और जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, बोथ ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। The next question is explain the dissolution of sodium chloride in water. वाटर के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है उसके जो हल होने की सलाहियत है, उसकी जो डेजोल्यूशन है उसको एक्सप्लेन करें। सोडियम क्लोराइड, you know that its chemical formula is NaCl. It can also called as stable salt. Sodium chloride NaCl dissolve in water because water molecules are polar. You know that water is a polar compound and polar compound can dissolve the ionic compound easily, more readily than the covalent compound. So the NaCl is an ionic compound. So water has the ability to dissolve NaCl in it. I am trying to explain that water is a polar compound, NaCl is a ionic compound. वो जो polar compounds होते हैं वो आयनिक और पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए जो है नमक जो पोलर पानी में हल हो जाता है। अब वो किस तरह से पानी में हल होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द नेगेटिव ऑक्सीजन एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि जो वाटर है उसका स्ट्रक्चर है, हमारे पास वाटर जो है वो डाइपोलर होता है। डाइपोलर से मुराद ये है कि वाटर के दो पोल्स होते हैं, दरमियान में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव। तो जो वाटर का पार्शियली नेगेटिव एंड है वो NaCl के पार्शियल पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यू नो दैट अपोजिटली चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो वाटर का नेगेटिव एंड है वो ऑक्सीजन है, अब वो NaCl के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो NaCl में जो पॉजिटिव है दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव है दैट इज सोडियम आयन। ठीक है, तो जो सोडियम आयन है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो क्लोराइड आयन है, क्योंकि क्लोरीन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl माइनस, तो जो क्लोराइड आयन्स हैं वो वाटर के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वाटर का पॉजिटिव एंड क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, दिस ओवरकम द आयनिक बॉन्ड इन NaCl। अब इससे क्या होगा कि जो NaCl के दरमियान आयनिक बॉन्ड है वो टूटेगा। ओल्ड, आपको पता है जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करते हैं तभी न्यू बॉन्ड बनते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो न्यू बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो जो ओल्ड बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड इन NaCl। NaCl के अंदर पहले NaCl का बॉन्ड टूटेगा, आयनिक बॉन्ड टूटेगा, ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन सेपरेट होंगे। ठीक है, ये सेपरेट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड करेंगे। जब ये वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड करेंगे तो जो इनका Na पॉजिटिव एंड है वो वाटर के नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा।
ठीक है, और वाटर का नेगेटिव एंड क्या था, ऑक्सीजन, ठीक है। और जो NaCl में जो क्लोराइड आयन था, जो Cl माइनस आयन है, वो वाटर के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और वाटर का पॉजिटिव एंड क्या था, H पॉजिटिव आयन। This overcome the ionic bond in NaCl, separating the ions. Then these ions are surrounded by water molecules and dissolving the salt in water. तो यही मैंने आपको बताया है कि पहले NaCl के दरमियान जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेकअप करेगा, सोडियम और क्लोराइड आयन सेपरेट होंगे, सोडियम और क्लोराइड आयन्स वाटर मॉलिक्यूल्स के गिर्द सराउंड करेंगे, फिर जो ऑपोजिटली चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह जो है नमक है वो पानी में हल हो जाएगा। So that's all about our today's lecture. If you have any confusion, then you may ask in the comment box. If you will like my video, then please like, subscribe and share my YouTube channel. It will be a motivation for myself from your side. Take care of yourself. Allah Hafiz.